नमस्कार सर, श्यामला न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक नीति को, एक पॉलिसी का संशोधन किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस पॉलिसी का नाम है नो डिटेंशन पॉलिसी। इस पॉलिसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद डॉक्टर अनिल कुमार राय जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी हाल में जो नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया या उसको सुधार किया गया, उस पर आपका क्या राय है, और इससे बच्चों को जो 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, वो हमारे दर्शकों को विस्तार से। धन्यवाद। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और माकूल विषय पर चर्चा की है कि 2009 में जब शिक्षा अधिकार दिया गया था और 2010 में 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था, उसी की धारा 16 में यह व्यवस्था की गई थी कि क्लास 8th तक किसी बच्चे को न तो कहीं रोका जाएगा और न ही फेल करके, परीक्षा लेकर के फेल करके और उसको है सो कि उसी क्लास में रोक दिया जाएगा, और न तो क्लास से निकाला जाए, स्कूल से निकाला जाएगा। अर्थात मिनिमम क्लास 8th तक बच्चे को पढ़ ही लेना था। इसके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की जानी थी। व्यवस्था की जानी थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्हेंस करने की, उसको सुदृढ़ करने की। केवल यही नहीं है कि यहाँ पर यह व्यवस्था की गई थी, बल्कि कई देशों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। अमेरिका वगैरह में भी है सो इस तरह की व्यवस्था है कि नो चाइल्ड, क्या कोई बच्चा छूट नहीं जाए, इस तरह करके कोई कानून है वहाँ पर कि किसी बच्चे को छूटना नहीं है। कई देशों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड करके वहाँ पॉलिसी है। लेकिन इतने दिनों के बाद 2010 में लागू हुआ और 2024 में यह समाप्त हुआ कि इतने दिनों के बाद, 14 वर्षों के बाद भी आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले तक का डाटा था कि कंप्लायंस आरटी के अनुसार जो स्कूल होने चाहिए, जिस मानक को पूरा किया जाना चाहिए, उस मानक के अनुसार 25.5% ही ऑल इंडिया लेवल पर 25.5% ही वह मानक पूरा हुआ है। उस मानक में है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, इस तरह के शिक्षक होने चाहिए, इस तरह की चारदीवारी होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, खेल की सामग्री होनी चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, वगैरह वगैरह, बिजली होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें 25.5% ही कुछ दिन पहले का यह आंकड़ा है जो लोकसभा में पेश किया गया था कि इतना ही पूरा किया जा सका है। और बिहार में तो वह 11.1 ही है कि 11, और मेघालय वगैरह में तो 1 पॉइंट कुछ ही है। मतलब कि जिन चीज़ों के कारण बच्चे ठीक ढंग से सीख सकें, उन चीज़ों की पूर्ति के प्रति सरकार हमेशा ही उदासीन रही, और यह तोहमत लगा करके कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं और उनको फेल किया जाना जरूरी है, और उनको है सो यह पॉलिसी अब पास कर दी गई है। यह कानून अब 21 दिसंबर 2024 को यह कानून है सो लागू हो गया है, संशोधन कर दिया गया है। और जो CBSE के जो शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ इसका स्वागत किया है, और दूसरे लोगों ने भी, जो सत्ता के जुड़े हुए लोग रहे हैं, उन लोगों ने बहुत इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है कि इससे पढ़ने की गुणवत्ता में सुधार आएगा और शिक्षक हतोत्साहित नहीं होंगे। यह उनके 2 तर्क हैं कि पढ़ने को भी हतोत्साहित करता है और शिक्षक के काम को भी हतोत्साहित करता है। 2 बातें इस संदर्भ में कहनी है। पहली बात तो यह कि यह एक जो अभिजात्य मानसिकता है, उस अभिजात्य मानसिकता का शिकार यह पॉलिसी हो गई है। अभिजात्य मानसिकता का शिकार होने का मतलब
कि जो पढ़ा लिखा ऊंचा तबका है वो अपना एक स्टैंडर्ड अलग बनाता है। जो पिछड़े हुए, वंचित और दलित और छूटे हुए जो लोग हैं उनका एक स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन पॉलिसी, नियम, कानून जो ऊपर का जो तबका है वह निर्धारित करता है और वह अपने अनुकूल निर्धारित करता है, वह अपने स्तर के अनुसार निर्धारित करता है। जिस स्तर तक पहुंचने में जो छूटे हुए, पिछड़े, वंचित समुदाय के जो लोग हैं, जो दलित और एसटी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों के लिए वह मानदंड वह नहीं होता है। उनका अलग मानदंड होना चाहिए क्योंकि उनके स्तर में भिन्नता है। तो यह एक अभिजातीय मानसिकता का शिकार या पॉलिसी हो गई है कि उस ऊंचे वर्ग ने अपने ढंग से यह बनाया कि इतना जान गया तो उसको हम पास कहेंगे और इतना जान गया तो यह उसको इतना नहीं जान रहा है तो उसको हम फेल कहेंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो बच्चा 1 साल सीखता है, हम 1 साल सिखाते हैं, कुत्ते को तो वो भी सीख जाता है, जानवर को सिखाते हैं तो वो भी सीख जाता है, बच्चा कैसे नहीं सीखता होगा? लेकिन हम जो चाहते हैं वह नहीं सीख रहा है। हम उसमें कुछ दूसरी चीज देखना चाहते हैं। यह है कि वह जो मानक है वह मानक के अनुसार हुआ और वह मानक तैयार किया है उस अभिजातीय वर्ग ने, उस कुलीन वर्ग ने, उस ऊंचे उठे हुए वर्ग ने। एक बात यह, जिसके उस मानक पर वे बच्चे उनको फेल करार दिया जाता है। दूसरी बात यह कि जब शिक्षा अधिकार लागू हुआ था उस समय जो छीजन ड्रॉप आउट की दर थी वह 52% के लगभग थी कि 52% बच्चे हमारे 8th तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ देते थे। इस नो डिटेंशन पॉलिसी का परिणाम यह हुआ कि जब यह लागू किया गया 2024 में, तब तक यह घट करके 12% के करीब आ गया था। 2010 में जब लागू नहीं, 2024 में जब इस पॉलिसी को खत्म किया गया तो वो तब तक है सो 12% पर यह छीजन दर या ड्रॉप आउट चला आया था कि हमारे 12% बच्चे ही 12% बच्चे ही है सो ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ रहे हैं। तो इतना बर्फ कि आधे से अधिक बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे थे, उसमें भी जो 52% था उसमें एससी और एसटी का दर और ज़्यादा था कि जो 52% बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे अब 12% बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। ड्रॉप आउट का क्या परिणाम होगा कि अब किसी बच्चे को इस नो डिटेंशन पॉलिसी का परिणाम यह होगा कि अब इस किसी क्लास में बच्चे को रोक लिया जाएगा कि तुम पास नहीं हो। उसमें व्यवस्था की गई है कि 2 महीने तक शिक्षक उसके साथ अतिरिक्त व्यवहार करेंगे। अभी इस अतिरिक्त व्यवहार के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शिक्षक चाहिए। जो पूरी शिक्षा व्यवस्था, स्कूली शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है शिक्षकों के अभाव में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, उसके पास दम तोड़ रही है। उसके पास इतने शिक्षक हैं कि उसके लिए कुछ बच्चों के लिए अलग से व्यवहार करेंगे, वह संभव ही नहीं हो पाएगा। तो यह केवल एक कानूनी बात होगी कि उसके लिए अलग से व्यवहार किया जाएगा, उसको अलग से पढ़ाया जाएगा और 2 महीने के बाद भी अगर वह परीक्षा में पास नहीं कर सका तो उसको उसी क्लास में रोक लिया, मतलब सप्लीमेंट्री में भी नहीं पास कर सका तो उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। उस क्लास में रुक करके वह बच्चा अब क्या करेगा? उसके लिए कहने का यह मतलब कि स्कूल, कानून तो कह रहा है कि स्कूल से हम बाहर नहीं करेंगे उसको, स्कूल से बाहर नहीं कर रहे हैं उसको, लेकिन इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि वह बच्चा स्कूल से बाहर हो जाएगा। इसलिए ड्रॉप आउट नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किए जाने का एक स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि हमारे बच्चे बड़ी संख्या में स्कूल से बाहर हो जाएंगे और 8th तक आते आते यदि वो कुछ सीख भी लेते थे उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। ये एक भयानक परिणाम इसका होने वाला है। जो बच्चे, सर अभी आपने कहा कि इस पॉलिसी में एक व्यवस्था की गई है कि 12 महीने के बाद जो वार्षिक परीक्षा होगी और उसमें बच्चे अगर पास आउट नहीं हुए तो उन्हें 2 महीना अतिरिक्त क्लास दिया जाएगा। तो जो बच्चे 12 महीने में नहीं सीख पाए या जो शिक्षक नहीं सिखा पाए, वो शिक्षक उसी बच्चे को 2 महीना में सर क्या सिखा पाएंगे? यही तो समझने की बात है। उसमें यह मंशा रखी गई है कि
30 या एक शिक्षक 30 या 35 बच्चों के साथ क्लास में रहता है तो वह किसी खास बच्चे को सिखा पाने में असमर्थ होगा। लेकिन जब 4-5 बच्चे ही बचे रहेंगे फेल हो करके, तो उनको वह अतिरिक्त समय दे करके वह सिखा सकेगा, यह मंशा रखी गई है। लेकिन आपने बहुत स्वाभाविक कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था 1 साल में बच्चे को ऊपर नहीं चढ़ा सकी, उस लायक नहीं बना सकी, उस शिक्षा व्यवस्था के ही जिम्मे यह बात भी, यह दायित्व भी है सो दे दिया गया है कि तुम 2 महीने में उसको यह कर दो। तो ये एक फारस वाली बात, यह एक बेकार वाली बात रहती है जिसका होना संभव ही नहीं है। दो कारणों से, एक तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि उसके साथ अलग से शिक्षक लगेंगे, 2-4 शिक्षक उसके साथ अलग से लगे रहेंगे, इतने शिक्षक ही नहीं है। लाखों शिक्षकों की अभी भी कमी है। और दूसरी बात कि वही शिक्षक उसी योग्यता के, उसी दक्षता के, उसी कौशल वाले शिक्षक उसको 2 महीने में है सो कितना उन्नत बना पाएंगे। सर, जब बच्चे को पुराने कक्षा में ही रोक दिया जाएगा तो इससे ये नहीं लगता कि जो बच्चे रुक जाएंगे पुराने ही कक्षा में, वो मानसिक कुंठा से ग्रसित हो जाएंगे? निश्चित इसी के लिए मैंने अभिजात्य कुलीन शब्द का प्रयोग किया था कि एक कुलीनता का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि अगर हम कुलीन अपने को समझते हैं, अभिजात्य अगर हम अपने को समझते हैं, तो हम जो दूसरा वर्ग है उसके साथ हम घुलना मिलना, अपने को अलग है सो साबित करना चाहते हैं कि हम विशिष्ट हैं। और यही कारण है कि इस तरह की व्यवस्था है सो की गई है। तो स्वाभाविक है कि यह जो व्यवस्था है वह छांटने की व्यवस्था है कि हम अधिकतर बच्चों को, परीक्षा की व्यवस्था ही छांटने की व्यवस्था होती है। परीक्षा समेकन की व्यवस्था नहीं है, वह उनको अलग करने की व्यवस्था है कि तुम बेकार हो, तुम अयोग्य हो। और निश्चित ही वह जिसके माथे पर हम लेबल चिपका देंगे कि यह किसी काम के लायक नहीं है, यह पढ़ने के लायक नहीं है, यह स्कूल से बाहर किया गया है, और निश्चित ही पूरे जीवन उसका जीवन डिमोरलाइज्ड जीवन होगा। और यह मैं समझता हूँ कि जो मानव गरिमा का जो संवैधानिक मूल्य है और सामाजिक मूल्य है, उसके भी यह विरुद्ध होगा कि, और एक्चुअली कोई फेल नहीं करता है, फेल होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यह तो औद्योगिक, कार्यालयी और जो व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार यह पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है। उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह परीक्षा प्रणाली भी विकसित की गई है, और उसके उन ज़रूरतों के अनुकूल नहीं जो हो पा रहा है उसको हम कह रहे हैं कि फेल है, तुम किसी के काम के लायक नहीं है। और निश्चय ही उनका जीवन एक कुंठाग्रस्त और उनको अपमानपूर्ण यह व्यवहार यह है। जितने सारे प्रगतिशील शिक्षाविद हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि एक बहुत ही प्रगतिशील जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को आनन फानन में समाप्त कर दिया गया है। आनन फानन में नहीं कहेंगे कि 2010 में यह लागू हुआ था और 2012 से ही इसके विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गया था। और इसकी तुलना आप अमेरिका के नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी से आप करके देखें कि यहाँ पर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए किसी की जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, न शिक्षक, न शिक्षा विभाग, न मंत्री, कोई इसके लिए है, न समाज, कोई इसके लिए किसी की जवाबदेही नहीं है। लेकिन अमेरिका में अगर कोई बच्चा फेल करता है तो उसके लिए है सो जवाब तलब होता है, और कई बार बच्चे को उसी स्कूल को छुड़ा करके दूसरे स्कूल में ऐसे डाला जाता है। कई बार शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाता है। कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारी है सो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर किसी की कोई जवाब नहीं है, बस बच्चे की जवाबदेही है कि तू पास नहीं किया इसलिए तुम जाओ, भागो, अब स्कूल से निकल जाओ। सर, आपने भी नो डिटेंशन पॉलिसी पर चर्चा के लिए अपना समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। सर, श्यामला न्यूज़ चैनल के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।